नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुबोध कश्यप, आपका एजुकेटर। तो आपके लिए हम पॉलिटी की जो है 7th वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि सीरीज चल रही थी पॉलिटी की क्वेश्चन वाइज। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों। और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित जो ये वीडियो पार्ट चल रहा है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 56 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 55 तक पढ़ा चुके हैं दोस्तों। तो ये जो वीडियो सीरीज चल रही है, इसमें एकदम क्वेश्चन शुरू से चल रहा है जैसे सिलेबस वाइज, और उसके आगे हर टॉपिक वाइज चल रहा है दोस्तों। तो एक तरह से ये आपका पूरा कोर्स ही हो रहा है। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, इनको समझिए। पूरा संविधान आपका यहाँ से कवर हो जाएगा प्रत्येक वीडियो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, और एकदम एग्जाम रिलेवेंट होते हैं वो। तो आप कृपया इन वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, और जिन्होंने अभी तक 6 वीडियो नहीं देखी हैं वो जाके अब हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर सुबोध कश्यप पॉलिटी, है ना, ऐसे सुबोध कश्यप KSHYAP दोस्तों, ठीक है ना, सुबोध कश्यप पॉलिटी। तो आपको जो है मिल जाएंगी सारी की सारी वीडियो दोस्तों, ठीक है। तो आप जाके वीडियो शुरू से देख सकते हैं। हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ताकि सबका भला हो सके दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आपने सुना होगा थोड़ा सा कि फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना, फोर्थ पिलर। तो फोर्थ पिलर का मतलब होता है ये कि दोस्तों चौथा स्तंभ क्या है हमारे लोकतंत्र का। तो वो है हमारा प्रेस और समाचार पत्र दोस्तों। तो जो हमारी मीडिया, हमारी जो प्रेस होती है ना, तो दोस्तों ये हमारी चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, ठीक है, चौथा स्तंभ होता है। तो देख रहे हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्रों, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल कर ली गई है इसमें, के लिए भी किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देशों में इसे स्पष्ट मान्यता प्राप्त है। भारत में हालांकि संविधान के स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, किंतु यह अधिकार वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार यानी 19 के फर्स्ट में सम्मिलित किया गया है दोस्तों, ठीक है। अलग से कोई अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन ये 19 के का में दिया गया है, और इसी में मीडिया आता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चतुर्थ संपदा यानी फोर्थ एस्टेट किसको निर्दिष्ट करती है, अभी हमने बताया था, समाचार पत्र यानी मीडिया को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 58 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष की संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। यानी जो आपको कर में छूट, हमने बताया था कर में छूट जो दी गई है दोस्तों, हमने बताया था आर्टिकल नंबर 27 में, के 27 में जो है यहाँ पे धर्म से संबंधित कोई भी ऐसी संस्था, ठीक है, धर्म से संबंधित कोई भी ऐसी संस्था जिससे कि कुछ कमाई होती है, तो उस पर सरकार जो है कोई टैक्स नहीं लेगी, कोई टैक्स नहीं वसूलेगी। तो यानी वो टैक्स से छूट है उसमें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। यानी मुक्ति गारंटी यानी फ्री, उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों। आर्टिकल नंबर 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। अल्पसंख्यक कौन से होते हैं, हिंदू को छोड़कर हमारे यहाँ पर जितने भी अदर रिलीजन के पर्सन हैं वो सब हमारे अल्पसंख्यक में आते हैं, जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख और ये सारे लोग जो हैं दोस्तों, ठीक है, और जैन, पारसी, सब क्रिश्चियन भी। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 29 आर्टिकल नंबर 29 में हमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर जो है दोस्तों अनुच्छेद में विचार किया गया। तो 29 अनुच्छेद। तो संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार तथा प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60
कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है दोस्तों। तो आर्टिकल 17 है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है यानी अनटचेबिलिटी का खात्मा किया गया है दोस्तों। किसी भी रूप में उससे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना जाएगा और जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया था, तो 1955 में दोस्तों, ठीक है। और 1976 में संशोधन के बाद यह अब सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक अधिकार है हमारा, अस्पृश्यता का खात्मा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार है दोस्तों हमारा, ठीक है। तो दोस्तों हमने बताया था कि ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। चुनाव लड़ने तथा निर्वाचित होने का अधिकार हमारा वैधानिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है ना, नहीं कानून के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के प्रति अधिकार मौलिक अधिकार है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हड़ताल का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। हड़ताल नहीं कर सकते हम, कोई सभा बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 की में शामिल किया गया, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, यानी क्वेश्चन नंबर 63 है, कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को, राजनीतिक पीड़ितों को नहीं दोस्तों। जो विदेशी होते हैं तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है किसको, विदेशियों को नहीं दिए जाते, ठीक है ना, विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हमारे संविधान में। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों आर्टिकल 14 से लेकर 35 में कतिपय मौलिक अधिकार यथा वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 19, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 और विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 आदि के अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप कह रहा है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, आप देख सकते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? प्रत्याभूत मौलिक अधिकार दोस्तों भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये पहले होता था और अब इसको विधि अधिकार बना दिया। शासन का अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं है, ये सब विधि अधिकार होते हैं दोस्तों, लेकिन ये मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार एक प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है दोस्तों? अभी बताया था हमने, सूचना का अधिकार नहीं, जीवन का, अच्छा वो ही पूछ रहा है कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार और जीवन का अधिकार ये सब मूल अधिकार हैं, लेकिन जो हमारा सूचना का अधिकार है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वो मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अन्य विकल्पों में दिए गए मूल अधिकार हैं। सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्याओं में संविधान के अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का के अंतर्गत सूचना के अधिकार को निहित माना जाता है दोस्तों, ठीक है। 19 के फर्स्ट में काम है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? मूल अधिकार तो दोस्तों समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार दोस्तों। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आप देख सकते हैं, इनको मूल अधिकार यानी इस अधिकार से मूल अधिकारों को माना जाता है, यानी सुनिश्चित किया जाता है। और ये आर्टिकल नंबर 32 में आता है दोस्तों। ये वही है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर आप जो है केस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वहाँ से 5 तरह की रिट जारी करता है। तो भारत में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार
आर्टिकल 32 के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं और इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। जैसा कि हमने बताया था, आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो दोस्तों, किसी भी राज्य के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। मत देने का अधिकार क्या होता है बताइए। तो नागरिक अधिकार है मत देने का अधिकार, आर्थिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है या फिर राजनीतिक अधिकार है। तो मत देने का अधिकार आपका कानूनी अधिकार और राजनीतिक अधिकार दोनों हैं दोस्तों। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार है। और अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। इसे मौलिक अधिकार नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है। तो अभी बताया था हमने, राजनीतिक अधिकार है हमारा मत देने का अधिकार, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं इसका डिस्क्रिप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है दोस्तों। तो कौन एक राजनीतिक अधिकार है। तो कार्य का अधिकार ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा का अधिकार ऑप्शन नंबर 3, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार या फिर मतदान का अधिकार दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दोस्तों 1967 में जो आया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये जो है हमारी सुनवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग केसों की सुनवाई करी थी और उसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा मामला ऐसा है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें क्या हुआ था दोस्तों। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना गया है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले की सरकारें क्या करती थी, जो है अपने अकॉर्डिंगली संविधान में बहुत सारे संशोधन कर लेती थी। संशोधन कर करके वो अपने हिसाब से कानून बना के तैयार कर देती ताकि पब्लिक के मौलिक अधिकारों को मारा जा सके। ठीक है दोस्तों, और कहते थे कि हम संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 1967 में एक मामला आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई करी और कहा कि जो भी मूल संविधान में जो भी व्यवस्थाएं हैं आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते। आप उसमें जोड़ तो सकते हैं, यानी ऐड तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उनको जो संविधान हमारा मौलिक ही रहेगा, उसको नहीं बदल सकते दोस्तों। ठीक है, ये बोला गया था। तो चलते हैं, अब आता है नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों, जिसमें हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व जो हमारे आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक चलते हैं, 51 तक चलते हैं दोस्तों। 36 से लेकर 51 तक चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कई हज़ार बार पेपर में पूछा गया हो कम से कम दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से लिया गया है। देखिए होते क्या है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद के लिए नहीं है। यहाँ पे सरकार जो है ऐसे कदम उठाती है जिससे कि एक जो है बहुत ही मतलब देश के लिए लोकहित में हो, जो लोकहित में हो, कल्याण करे, जो ऐसे कदम उठाएगी सरकार जो है लोगों का कल्याण करे दोस्तों। ठीक है, तो वो प्रावधान जो होते हैं वो सरकार करती है काम उसमें। ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करे ही करे, उसका मन हुआ तो करेगी। तो हमने नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है दोस्तों। ठीक है, भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में बताया था अभी, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा दी गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है हमें ये अवधारणा जो है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संपत्ति सूची और यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तथा कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है दोस्तों। ठीक है, तो आपको हमने बता दिया है कि कहाँ से ये हमारे संविधान के सोर्स हो गए। तो दोस्तों आप सोर्स भी याद करिए और देखिए आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पता चल गया, कुछ सोर्सों के बारे में पता चल गया। तो
तो दोस्तों ऐसे ही हम पूरी व्याख्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को खोलेंगे अंदर तक, ताकि अगर क्वेश्चन संबंधित भी आता है तो आप उनको कर पाओ। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? देखो क्वेश्चन बदल के आया, आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पारथक्य का प्रावधान है? दोस्तों तो यह राज्य के नीति निर्देश और सिद्धांत, क्योंकि यह आता आर्टिकल नंबर 50 में, आर्टिकल 50 में दे रखा है दोनों का। इसको हम शक्तियों का बंटवारा कहते हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है, ठीक है, 50-50। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले इसकी व्याख्या पढ़ ले रहे हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत प्रस्तुत राज्य के नीति संबंधी निर्देश सिद्धांतों अंतर्गत आर्टिकल 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने हेतु कदम उठाएगा, ताकि वो एक दूसरे काम में इंटरफेयर ना कर पाए। दोस्तों ठीक है, आप समझ रहे हो, कार्यपालिका तो न्यायपालिका के सामने ना आए, यानी उनके कामों में वो ना करे, और न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के कामों में कोई टांग ना अड़ाए। दोस्तों ठीक है, सारे काम संविधान के अनुरूप हों तो दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे और परखते रहेंगे एक दूसरे को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को दोस्तों निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है नीति निर्देशक सिद्धांत में। दोस्तों देखिए, ये शिक्षा जो है हमारी इतनी ज़्यादा अनिवार्य है कि ये जो है संविधान में 3 जगह इनको लिखा गया है। एक तो मूल कर्तव्य में लिखा है दोस्तों, कर्तव्य में, और अधिकारों में लिखा है आर्टिकल नंबर 21 में दोस्तों, और ये मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों ये वाला, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी लिखा गया है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। प्रश्नकाल में मूल संविधान के अनुच्छेद 45 के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य प्रयास करेगा। दोस्तों ठीक है ना, मतलब राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि 14 साल तक के बच्चे को ये फ्री और निःशुल्क मतलब शिक्षा दिलाएं, ठीक है दोस्तों। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 का फर्स्ट के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाए जाने के साथ साथ अनुच्छेद 45 में शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों की शिक्षा हेतु राज्य द्वारा प्रयास करने की बात की गई है। दोस्तों तो 3 जगह हमें ये शिक्षा की बातें कही गई हैं, इसलिए शिक्षा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक आप सब जानते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में दोस्तों, ठीक है, इसमें जो है सामाजिक और कल्याणकारी राज्य बनाने की बात कही जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किए गए हैं। प्रस्तावना में भी ये बात दी गई है कि हम भारत के लोग भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की वो करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रस्तावना के अलावा भी और सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका प्रावधान करके दोस्तों, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? हमें हमारा प्रयास आपके लिए जारी रहेगा, हमेशा ही हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों में, ताकि सब लोग पढ़ें आराम से। और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसकी व्याख्या आप जरूर देखें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए वो बचे नहीं दोस्तों, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।